हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं जय प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित कुल 80 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को जय प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित कुल 80 वेरी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं और दोस्तों आप लोग ऑप्शन को देखकर आप लोग बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पहले का राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पौधों के किस भाग में होती है। तो दोस्तों आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पौधों के किस भाग में होती है, तो सबसे पहले ये देखो कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये आखिर क्यों होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण होती है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह दोस्तों क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही होती है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो क्लोरोफिल होता है वो दोस्तों पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों जब आप ये जान पाएं कि जो क्लोरोफिल होता है वो पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी यह दोस्तों पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, जो पत्ते हैं, उसी में होगी। इसीलिए आपका पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी वो क्यों होगी। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो पत्ता होगा उसमें क्या होता है, उसमें रंध्र होता है। और साथ ही मैंने आप लोग को बता ही दिया कि पत्ता ही आपके पेड़ पौधे का एक ऐसा भाग होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होता है। अन्यथा अगर आप सोचोगे कि जड़ में, तना में, फूल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों देखिए, जड़ से, तना से, फूल से गैसों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाए तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह दोस्तों केवल और केवल पत्ता से ही संभव है। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के रखना कि पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्ता। बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। आपको बताना है कि मानव के रक्त में जो यूरिया की समान मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान में रखना कि मानव के रक्त में जो यूरिया की समान मात्रा होती है वो होती है दोस्तों 20 मिलीग्राम। कितनी होती है भाई? तो 20 मिलीग्राम होती है। तो इसे दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ कर रखना, इससे बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बताया जा रहा है इनमें कौन अवशेषी अंग है। अवशेषी कहने का मतलब कि जो अंग आपके शरीर में फालतू बच जाता है, जिसका कोई भी उपयोग आपके शरीर में नहीं होता, जो वेस्ट अंग होता है, उसी को कहा जाता है अवशेषी अंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने चारों ऑप्शन में कि इन चारों ऑप्शन में दोस्तों जो आपका ऊपरगामी कोलन है, जो अधोगामी कोलन है और जो अनुप्रस्थ कोलन है, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके बड़ी आंत के कोलन है, अर्थात बड़ी आंत के भाग हैं। और आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर में जो बड़ी आंत है दोस्तों वह एक आहार नाल का भाग होता है, जो कि भोजन के पाचन में यह भी दोस्तों अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब बड़ी आंत का उपयोग आपके शरीर में है तो कहीं ना कहीं ऊपरगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, इन तीनों का भी उपयोग आपके शरीर में होगा। यानी कि ये तीनों के तीनों जो अंग है वो बिल्कुल भी क्या है, वो बिल्कुल भी वेस्ट अंग नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका बच जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, अपेंडिक्स। यही क्या है, अपेंडिक्स ही दोस्तों आपका अवशेषी अंग है। तो इसे आप लोग समझ कर रखना। तो आपके 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग देखकर बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों देखिए
शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो होती है ऑक्सीकरण। और आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर में भोजन का जो सरल स्वरूप होता है वो होता है ग्लूकोज के रूप में। तो दोस्तों जो ग्लूकोज का विखंडन है जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है, पूर्णतः हो जाता है, तभी क्या होती है, तभी दोस्तों आपको भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उसके फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मैंने दोस्तों पहले ही क्या किया था, यहाँ पर घेर दिया था, ठीक है। तो आप लोग समझ के रखना कि आपके चौथा का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑक्सीकरण, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। चलते हैं आगे, ठीक है। 5 नंबर में बताया जा रहा है वसा का पाचन कौन करता है। दोस्तों आपके सामने 4 ठो एंजाइम है और आप लोग बताना कि इन चारों में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इन चारों में से जो लाइपेज एंजाइम है यही वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आप दोस्तों याद करते हैं, अगर भूल जाते हैं तो दोस्तों आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए वह जो है वह, इसका मतलब हम लोग समझेंगे बहु, इसका मतलब क्या समझेंगे, बहु। आज जो स है इसका मतलब हम लोग समझेंगे ससुराल। आज जो बहू होती है जब वो पहली बार ससुराल जाती है तो क्या करती है, वो दोस्तों लजाती है, अर्थात तो उसको शर्म आती है। तो आप लोग ये समझ के रखना कि वह का मतलब बहू, स का मतलब ससुराल, यानी बहू जो होती है वो पहली बार जब ससुराल जाती है तो वो लजाती है। मतलब ये समझ के रखना ना कि बहू अपने ससुराल में लजाती है। तो ला जैसे क्या मिलेगा, ला जैसे मिलेगा लाइपेज। क्या मिलेगा भाई, लाइपेज। तो आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएगा कि नहीं, वसा का जो पाचन है वो कहीं ना कहीं कौन करता है, तो वो कहीं ना कहीं लाइपेज नामक का जो एंजाइम है वही करता है, ठीक है। चलते हैं 6 नंबर पर। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है भाई, इसमें बताया जा रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग देखकर बताना कि कवक में जो पोषण की विधि होती है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों देखिए जो कवक होता है वो एक प्रकार का मृतजीवी आपका सूक्ष्म जीव होता है, अर्थात ये दोस्तों अपना जो पोषण है वो बाह्य स्रोत से प्राप्त करता है। यानी जो सड़ा गला या दोस्तों जो कोई जीव मर जाता है तो उससे क्या करता है कि अपना पोषण प्राप्त करता है। और किस रूप में प्राप्त करता है, तो तरल रूप में प्राप्त करता है, अर्थात अपने भोजन का जो गठन है वो अपने शरीर से बाहर ही करता है। और जब यह भोजन अपने तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है तब जाकर दोस्तों उस भोजन को क्या करता है, उस भोजन को दोस्तों वो अवशोषित करता है, अर्थात उस भोजन को वो ग्रहण करता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब आपका कवक वो स्वयं मृतजीवी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें जो पोषण की विधि पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी मृतजीवी पोषण। तो आपके 6 का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं 7 नंबर पर। देखिए इसमें बताया जा रहा है श्वसन क्रिया के द्वारा कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताना कि श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो कितना प्रतिशत ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो दोस्तों श्वसन क्रिया के द्वारा जो आपकी ऊर्जा निकलती है ताप के रूप में वो निकलती है 20%। कितना निकलती है भाई, तो 20%। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसे क्या कीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। चलते हैं हम लोग किस में, तो चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है उसमें। देखिए इसमें बताया जा रहा है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जानते होंगे कि मत्स्य जो होता है वो किससे सांस लेती है, तो दोस्तों वो गिल से सांस लेती है, ठीक है, जिसे हम लोग कोलन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो गिल्स होगा यही क्या होगा, आपके 8 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, 8 का सही आंसर, ठीक है, यानी सही ऑप्शन। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। देखिए इसमें बताया जा रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताना कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि दोस्तों रुधिर के रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको ऑप्शन दिखाया वो कौन दिखाया भाई, तो देख सकते हैं लासिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही क्या होगा, यही दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन, तो प्लेटलेट्स, ठीक है, इसे आप लोग समझ कर रखना। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। इसमें बताया जा रहा है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो दोस्तों
पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जिस किसी भी क्रिया का उपयोग होता है वह क्रिया कहलाती है कौन? तो दोस्तों वह क्रिया कहलाती है विसरण। क्या कहलाती है भाई? विसरण कहलाती है। तो दोस्तों इसे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर रख लेना, ठीक है। यानी विसरण ही दोस्तों ऐसी क्रिया है जिसकी सहायता से पौधों में गैसों का जो आदान और जो प्रदान है वो होते रहता है, ठीक है। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम लोग 11 नंबर पर। देखिए 11 नंबर में क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग देखकर बताइए कि इन चारों में कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए जो कोशिका झिल्ली होगा इसमें तो बिल्कुल नहीं, जो कोशिका भित्ति होगा इसमें भी बिल्कुल नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इन चारों में से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीव द्रव्य। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो जीव द्रव्य होता है उसका निर्माण कब होता है? उसका निर्माण दोस्तों होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मिलने से। यानी जब कोशिका द्रव्य और फिर आपका जो केंद्रक है जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी क्या होता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और इसी जीव द्रव्य में सजीवों के जो सारे गुण होते हैं वो दोस्तों सम्मिलित रहते हैं, अर्थात विद्यमान रहते हैं। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जीव द्रव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। देखिए 12 नंबर में बताया जा रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग देखकर बताना कि इन चारों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों फिर से एक बार देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है मनुष्य के मुख गुहा। मुख गुहा कहने का मतलब कि मुख के अंदर, देखिए मुख के अंदर क्या होता है? लार होता है ना, लार। तो आपको बताना है कि ये जो लार है वो दोस्तों जिससे निकलती है, अच्छा लार किससे निकलती है? तो लार निकलती है लार ग्रंथि से। तो आखिर जो लार ग्रंथि है आपके मुख गुहा में वो कितने हैं यही दोस्तों आपको बतानी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मनुष्य के मुख गुहा में जो लार ग्रंथि होती है वो दोस्तों होती है कितना? तो वो होती है 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 13 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग देखकर बताना कि इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहा जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में अगर छोटी आंत की जगह क्षुद्रांत कर दे तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहा जाता है और बड़ी आंत को कहा जाता है बृहदांत्र, ठीक है। इसे दोस्तों आप लोग समझ कर रखना, ठीक। चलते हैं हम लोग किस पर? तो दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है उस पर। क्योंकि दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वही 13 का राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके शरीर में आहार नाल का जो छोटी आंत वाला जो भाग है इसी में दोस्तों आपके भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। अर्थात आपके भोजन का जो संपूर्णता पाचन की जो क्रिया होती है वो दोस्तों छोटी आंत के इलियम में ही समाप्त होती है। तो इसीलिए 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर पर। देखिए जरा बताना भाई 14 नंबर में आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 14 नंबर में बताया जा रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पीत रस का जो स्राव है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो आपके रस होते हैं उनका जो स्राव होता है वो होता है ग्रंथि से। तो आप लोग देख लो कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो कि पीत का स्राव करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन चारों में से जो आपका यकृत है यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यही क्या करता है? यही दोस्तों पीत का स्राव करता है, अर्थात पीत रस को दोस्तों स्रावित करता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा यकृत, यानी आपके शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसे यकृत के नाम से जाना जाता है यही पीत रस का स्राव करता है, बाकी अन्य कोई भी नहीं। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। दोस्तों जो अमीबा होता है, अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रकार का एकाकोशिकीय जीव है। तो दोस्तों ये जो अमीबा है वो भोजन किसके द्वारा पकड़ता है वही आपको बताना है। तो दोस्तों जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। वो सारा चीज़ मैंने आप लोग को पढ़ाया है, बताया है, आप लोग अच्छे से समझ कर रखना। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 16 नंबर में बताया जा रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताना कि रक्त का थक्का बनाने में
जो सहायक होता है वो कौन होता है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो ना ही होता है लाल रक्त कोशिका और ना ही होता है श्वेत रक्त कोशिका, बल्कि वो होता है रक्त विषाणु। यानी रक्त में जो विषाणु होते हैं वही क्या करते हैं, वही दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में वो दोस्तों अपना योगदान देते हैं। तो इसीलिए आपका 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे ही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न में। इसमें बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार दोस्तों पूछा भी जा चुका है। आप लोग बताना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है वो भाई कौन होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है ऑक्सीजन। कौन होता है भाई? तो वो होता है ऑक्सीजन। देखिए अगर आप लोग को दोस्तों हो सके कि अगर आप भूल जाए कि मुख्य उत्पाद कौन होगा, जल होगा कि ग्लूकोज होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो इसको दोस्तों आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऊ है ना, ऊ तो ऊ क्या बन जाएगा दोस्तों? जो ऊ है आपका ये एक तरीके का चीज, एक तरीके का यह स्वर है, स्वर। तो आप देखना कि इन चारों में से जो पहला अक्षर है वो स्वर है, यानी जल में जो ज है ये नहीं स्वर है, ये दोस्तों व्यंजन है। जो ग है ये भी स्वर नहीं है, व्यंजन है। जो आपका क है यह भी स्वर नहीं है बल्कि यह व्यंजन है। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन में जो आप आ देख रहे हैं आ, ये क्या चीज है? यह दोस्तों स्वर है। देखिए उत्पाद का जो पहला लेटर है ऊ, ये भी स्वर है। ऑक्सीजन का जो पहला लेटर है अ, ये भी क्या है? स्वर है। तो आप लोग क्या करना, स्वर से ही दोस्तों पहचान लेना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है वो आखिरकार कौन है। तो कौन है भाई? तो ऑक्सीजन। तो आपका 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बात करते हैं 18 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना कि पतियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो दोस्तों कहाँ से होता है? तो वो होता है रंध्रों के द्वारा। क्योंकि पतियों में क्या होता है? पतियों में दोस्तों छोटे छोटे रंध्र होते हैं, तो उसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। तो आपके 18 का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 19 नंबर पर। देखिए 19 नंबर में बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है वो एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा होती है, और जब इसी विकिरण ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है तो यह जो ऊर्जा होता है यह दोस्तों अपने विकिरण ऊर्जा से परिवर्तित होकर किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो दोस्तों यह हो जाती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो दोस्तों पदार्थ बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? तो दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया के कारण ही बनते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया कारण बनने के कारण जो आपके सूर्य का विकिरण ऊर्जा होता है वह दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। चलते हैं 20 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। भैया यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है यही आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो कि दोस्तों संबंधित होता है किससे? तो यह दोस्तों संबंधित होता है उत्सर्जन से। तो आपके 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्या भाई? तो चलते हैं हम लोग 21 नंबर पर। 21 नंबर में बताया जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। कौन है भाई? यकृत है। तो हम लोग यकृत को क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो अग्नाशय है, जो पैरोटिड है, जो जठर ग्रंथि है, ये बिल्कुल भी क्या है? आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है। ठीक। चलते हैं 22 नंबर पर। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है जीवन के संचालन में जीवों में किस गति की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जीवन के संचालन में जीवों में जिस गति की भी आवश्यकता होती है वो गति कहलाती है कौन सी? तो वो दोस्तों गति कहलाती है आपका आणविक गति। क्योंकि दोस्तों आणविक गति के आधार पर ही जो जीव होते हैं उसमें दोस्तों पहचान किया जाता है कि यह जीवित है या नहीं है। अर्थात सजीव और निर्जीवों की जो तुलना होती है वो आणविक गति के आधार पर ही होती है। क्योंकि हमारे शरीर में होने वाली जो आणविक गति होती है यह दोस्तों हर एक क्षण होती रहती है। चाहे हम सोए हुए हों या चल रहे हों या हम जगे हुए हों या हम कार्य कर रहे हों, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, मतलब हर एक क्षण दोस्तों ये जो गति होती है यह होते रहती है। ठीक है। और इसी गति के आधार पर कहा जाता है कि ये जो जीव है वो वास्तव में क्या है? वो सजीव है, यानी कि वो दोस्तों जीवित है। ठीक है।
तो आपके 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये आणविक गति रुक जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर दोस्तों वो जय प्रक्रम से बाहर हो जाएगा, अर्थात वो निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। भैया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अब जो प्रकाश संश्लेषण है ये तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य तो नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उन्हीं की आवश्यकता होती है जो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग को प्रकाश संश्लेषण भी नहीं चाहिए, हम लोगों को वाष्पोत्सर्जन भी नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जो श्वसन है ये चाहिए। तो दोस्तों देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ श्वसन, यही क्या होगा, यही दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा। हालांकि जो उत्सर्जन है ये भी दोस्तों क्या है आपका इंपॉर्टेंट होगा, यानी उत्सर्जन भी सभी जीवों के लिए क्या होगा, सभी जीवों के लिए दोस्तों आवश्यक होगा, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, यानी पादप जगत हो या जंतु जगत हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या दोस्तों बहुकोशिकीय वाला जीव हो, कैसा भी दोस्तों आपका जीव क्यों ना हो, वो दोस्तों उसमें क्या करेगा, उसमें उत्सर्जन की जो क्रिया होगी वो देखी जाती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर समझ के रखना किसको, तो आप लोग समझ के रखना है श्वसन को। क्यों मैंने बताया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कि अगर उत्सर्जन दोस्तों कुछ क्षण के लिए ना मिले तो आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर श्वसन आपको कुछ क्षण के लिए ना मिले तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यानी उत्सर्जन दोस्तों किसी एक निश्चित समय पर होती है, लेकिन जो श्वसन होती है वो हर एक क्षण होती है, इसीलिए उत्सर्जन की तुलना में हम लोग श्वसन को प्रथम स्थान देंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा श्वसन, ना कि उत्सर्जन। ठीक, चलते हैं 24 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है जीवों में पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां हैं। दोस्तों जीवों में जो पोषण की विधियां होती है वो कितनी होती है भाई, तो वो होती है 2। कौन कौन, तो एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। कौन कौन भाई, तो स्वपोषण और एक होता है परपोषण। आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं 25 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है क्या भाई, बताया जा रहा है परपोषण के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। दोस्तों जो परपोषण होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों परपोषण के जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है मृतजीवी पोषण, दूसरा आता है परजीवी पोषण और तीसरा आता है प्राणी संपोषण। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 26 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है सैप्रोस का अर्थ निम्न में से होता है। सैप्रोस का भाई क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो दोस्तों सैप्रोस का जो अर्थ होता है वो होता है स्वतः। कौन होता है भाई, स्वतः, यानी कि 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन यह नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों ये मत समझ के रखना कि स से क्या होगा, स से स्वतः होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैप्रोस का जो अर्थ होगा वो होगा अवशोषण। क्या होगा भाई, अवशोषण होगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ के रखना कि सैप्रोस का जो संबंध है वो हम लोग अवशोषण से रखते हैं, इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 27 नंबर में बताया जा रहा है प्रोटोजोआ में पोषण किस विधि से होता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग देखकर बताना कि प्रोटोजोआ में जो पोषण होता है वो किस विधि से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि जो प्रोटोजोआ है वो कैसा जीव है, वो स्वपोषी है कि परपोषी है। तो दोस्तों ये जो प्रोटोजोआ है आपका वो एक प्रकार का परपोषी जीव है। जब ये परपोषी जीव है तो कहीं ना कहीं इसमें स्वपोषण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पर जो आप परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और जो प्राणी संपोषित आप देख रहे हैं, इन्हीं तीनों में से कोनो एगो होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं समय के देखते हैं के साथ कि 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कौन भाई, तो मृतजीवी पोषण, यानी प्रोटोजोआ का है यह दोस्तों एक प्रकार का मृतजीवी पोषण है। ठीक है, यानी मरे हुए जीव जंतु क्या करता है, तरल रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है। आगे 28 नंबर, इसमें बताया जा रहा है परपोषण के आधार पर पौधों के कितने भाग हैं। दोस्तों परपोषण के आधार पर पौधों के जो भाग होते हैं वो होते हैं मुख्यतः 2, इसीलिए 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही दोस्तों होगा, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है इनमें से किस छिद्र के द्वारा
ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो दोस्तों देखिए, जब आप ग्रासिका से नीचे जाओगे तो आपके सामने दो ठो द्वार देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो पहला द्वार होता है वो होता है दोस्तों आपका कंठ द्वार, और जो दूसरा द्वार होता है वो आपका होता है निगल द्वार। तो आपको बताना है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों जो ग्रास नली होता है इसको दोस्तों कहा जाता है आहार नली भी, यानी इसी नली के माध्यम से जो भोजन होता है वो आपके आमाशय तक पहुंच पाता है। और ये जो भोजन है दोस्तों वो बिल्कुल भी कंठ द्वार के माध्यम से नहीं जाता है, बल्कि यह निगल द्वार के माध्यम से जाता है। तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी जो प्रकाश का संश्लेषण करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। तो बताना कि इन चारों में से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों देखिए, जो आपके पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वही प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं। अर्थात प्रकाशीय किरणों को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो दोस्तों क्लोरोफिल में ही होती है, जो कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहते हैं। और दोस्तों क्लोरोफिल को ही कहा जाता है हरित लवक। इसीलिए 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 31 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है अमीबा तथा पैरामीशियम किस श्रेणी के जंतु हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नीचे दिए जा रहे हैं, आप लोग बताना कि जो अमीबा और जो पैरामीशियम है ये दोनों को दोनों किस श्रेणी के जंतु हैं, अर्थात किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग जल्दी से देखकर बताओ कि चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो अमीबा और जो पैरामीशियम ये दोनों को दोनों जो जीव हैं यह दोस्तों प्राणी जो संपोषित आप देख रहे हैं इसी के अंतर्गत ये दोनों को दोनों आते हैं, अर्थात इसी श्रेणी के दोनों को दोनों ये जंतु हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर में बताया जा रहा है अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए कहाँ पहुँचता है। अर्थात जिस भोजन का पाचन नहीं होता, जो वर्ज्य होता है, बेकार होता है, जिसका बिल्कुल भी यूज आपके शरीर में नहीं होता, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, ऐसे भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए कहाँ पहुँचता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग बताओ कि कहाँ पहुँचता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, अगर पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेक्टम में। रेक्टम को ही कहा जाता है मलाशय। आप लोग मल द्वार मत यहाँ पर मार देना, ठीक है। कहाँ पहुँचता है तो रेक्टम यानी कि मलाशय में, ठीक है, ना कि मल द्वार में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 32 का सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में बताया जा रहा है यकृत का भार निम्न में से होता है। दोस्तों आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए और बताइए कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यकृत का जो भार होता है वो होता है 1.5 किलोग्राम, यानी 33 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों आप लोग भूल जाएंगे या हो सकता है आपके माइंड में अगर ना रहे तो आप लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिए यकृत में कितने अक्षर हैं, 3 गो, 1 2 3। और जो दोस्तों यहाँ पर आप री देख रहे हैं, री ये वाला री, ये कैसा, ये आधा है। तो 3 का क्या करेंगे, 3 का हम आधा करेंगे। तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5। तो हम लोग समझेंगे कि यकृत का जो भार होता है वो होता है 1.5 किलोग्राम, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर कैसे समझेंगे कि किलोग्राम होगा कि ग्राम होगा। तो दोस्तों ये जो आप आधा देख रहे हैं वो आधा किसके साथ है, तो क के साथ है। तो क का मतलब क्या होगा, किलो। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग समझ कर रखना, बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर बताया जा रहा है किस रस में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर सी है पीत रस, इसमें दोस्तों कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। तो आपका 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं 35 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः किस अवस्था में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो मृतजीवी होते हैं वो अपना भोजन ना ही ठोस अवस्था में ग्रहण करते हैं और ना ही गैसीय अवस्था में ग्रहण करते हैं और ना ही कण अवस्था में ग्रहण करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो मृतजीवी होते हैं वो अपना भोजन तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो मृतजीवी होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं मरे हुए जीव जंतु क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जब मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में उनके शरीर पर दोस्तों अपने शरीर के अंदर से एक पाचक रस का स्राव करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो मरे हुए जीवों का जो शरीर होता है वो धीरे धीरे जानते क्या
होता है वो धीरे धीरे ठोस अवस्था से परिवर्तित होकर तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और तब जाकर दोस्तों उसी तरल पदार्थ को वो अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो मृतजीवी है ना, ये अपना भोजन हमेशा हमेशा तरल अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे 36 नंबर, इसमें बताया जा रहा है निम्न में से परजीवी पौधा है। परजीवी मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहता है, जो बिल्कुल भी स्वपोषी नहीं होता, ठीक है, उसी को बोलते हैं परजीवी। तो दोस्तों इन चारों में जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अमरबेल, यही क्या है, यही दोस्तों आपका परजीवी पौधा है जो कि लता की तरह होता है। किसी दूसरे पौधों के साथ क्या होता है, यह दोस्तों लता के रूप में लिपटा रहता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है परजीवी पौधा। ठीक है, तो अमरबेल होगा, याद रखना कौन सा होगा, तो भाई अमरबेल। ठीक, आगे है 37 नंबर, इसमें बताया जा रहा है छोटी आंत का मध्य भाग कहलाता है। तो दोस्तों छोटी आंत का जो पहला भाग है वो कहलाता है ग्रहणी, जो अंतिम भाग है वो कहलाता है इलियम और जो कोलन है वो दोस्तों बड़ी आंत का भाग कहलाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि छोटी आंत का जो मध्य भाग होता है वो होता है जेजुनम। तो हम लोग क्या करेंगे कि 37 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 38 नंबर में बताया जा रहा है अमाशय का अग्रभाग कहलाता है। तो दोस्तों अमाशय का जो आगे का भाग होता है वो क्या कहलाता है, अमाशय आपका कैसा होता है, अमाशय आपका इस तरीके से होता है ना, तो हई हो गया आगे का भाग, ये हो गया पीछे का भाग, ये हो गया बीच वाला भाग। तो दोस्तों ये जो आगे का भाग है इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक भाग, जो पीछे का भाग है इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग, और जो बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं फुंडिक भाग। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है अमाशय का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग, तो इसी वाले भाग यानी इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक भाग। तो आपका 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्डियक भाग। ठीक है, 39 नंबर में बताया जा रहा है 39 नंबर में बताया जा रहा है श्वास नली की रक्षा निम्न में से कौन करता है। दोस्तों जो श्वास नली होती है वो आपके शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नली होती है जिसकी सहायता से आपके शरीर की सारी प्रक्रियाओं का दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से संपादन हो पाता है। अगर श्वास नली में कोई बाधा अगर आ जाएगी तो उस स्थिति में आपका जो जीना होगा वो दोस्तों बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा, अर्थात आपका जीना दोस्तों बहुत ही कठिन हो सकता है। इसीलिए श्वास नली की रक्षा होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों ईश्वर ने इस श्वास नली की रक्षा के लिए एक दोस्तों वलय बनाया है, एक दोस्तों मांसल संरचना वाला दोस्तों एक पदार्थ बनाया है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में जो एपिग्लोटिस है वो क्या करता है कि श्वास नली के द्वार को ढक देता है, जिससे कि जो भोजन होता है वो बिल्कुल भी श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। क्योंकि अगर भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाएगा तो उस स्थिति में दोस्तों आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों ये जो एपिग्लोटिस है वो श्वास नली को ढक देता है और जो भोजन है वो ग्रासिका के ग्रास नली से होते हुए अमाशय में चला जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 39 नंबर का डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से कौन सा रोग हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो दोस्तों देखिए जो हेमोग्लोबिन वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है रक्त में। तो दोस्तों देखिए जो रक्त की मात्रा है उसमें जो वृद्धि होती है वो होती है हेमोग्लोबिन के कारण। तो जब दोस्तों हेमोग्लोबिन ही आपका कम रहेगा तो आप बताइए जो रक्त का जो मात्रा होगा वो बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, नहीं हो सकती। तो आप समझ पा रहे होंगे कि दोस्तों हेमोग्लोबिन की कमी से जो खून की कमी है वैसा ही क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है जीवों के शरीर में। यानी अगर हम लोग के शरीर में अगर खून की कमी हो जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कौन, ना मलेरिया हुई, ना रेबीज हुई, ना हैजा हुई, रक्त अल्पता। यानी रक्त अल्पता का मतलब ये हुआ कि रक्त की अल्पता, यानी बहुत ही खून आपका क्या होगा, कम मात्रा में होगा, अल्प मात्रा में। 41 नंबर में बताया जा रहा है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लग रहा है कि 2 बार इस क्वेश्चन को ले लिया है। मैंने बताया था कि दोस्तों जो आपका जीव द्रव्य है इसी में सजीवों के सारे गुण क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 42 नंबर में बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों यानी कि CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। तो दोस्तों इसे भी मैंने 2 बार लिख दिया है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान किन के द्वारा होता है, यानी किन अंगों द्वारा होता है। तो बात दोस्तों एक ही है। तो दोस्तों आपके 42 का जो सही ऑप्शन होगा
वो होगा कौन? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है वो दोस्तों होगा ओनली फॉर पत्तियों में ही, क्योंकि पत्तियों में ही दोस्तों क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्योंकि पत्तियों में ही दोस्तों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसलिए दोस्तों क्लोरोप्लास्ट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण के आदि से अंत तक की जो क्रिया होती है वो दोस्तों पत्ती में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके 42 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर में बताया जा रहा है, इनमें कौन अमाशय ग्रंथि है, जिसे हम लोग जठर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, भाग नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जो म्यूकस कोशिकाएं हैं, जो जाइमोजिन कोशिकाएं हैं, जो अम्लजन कोशिकाएं हैं, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके जठर ग्रंथि का भाग हैं। लेकिन जो मूल पित्तवाहिनी है ये दोस्तों बिल्कुल भी आपके अमाशय ग्रंथि का भाग नहीं है। ये दोस्तों किसका भाग है? तो दोस्तों यह यकृत का भाग है, यकृत ग्रंथि का। तो इसीलिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 44 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नाल की किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों देखिए, मानव आहार नाल के सबसे जो लंबी लंबाई वाला जो भाग होता है वो होता है छोटी आंत, क्योंकि दोस्तों जो छोटी आंत होता है इसमें जो भोजन का प्रोसेस होता है पाचन क्रिया वाला वो दोस्तों बहुत ही लंबा होता है। इसीलिए जो छोटी आंत है दोस्तों क्या होता है, ये काफ़ी हमारे शरीर में लंबा होता है। ठीक है, और अलग अलग जीवों के शारीरिक संरचना के आधार पर, उनके बनावट के आधार पर जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो दोस्तों अलग अलग होती है। ठीक, मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि जो जीव मांस खाते हैं, जो जीव मांसाहारी होते हैं, उसमें छोटी आंत दोस्तों काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम लंबाई का होता है। और जो जीव शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, जो दोस्तों आते हैं शाकाहारी जगत में, तो उनमें जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि उन्हें सेलुलोज का पाचन करना होता है। तो सेलुलोज के पाचन करने के लिए छोटी आंत की लंबाई क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, तभी पाचन होगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अर्थात तो हम लोग भी नहीं कर सकते हैं उसका पाचन। ठीक है, 45 नंबर में बताया जा रहा है, निम्नलिखित कौन में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग देखकर बताओ कि इसमें कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आप अंतर्ग्रहण देख रहे हैं, जो पाचन देख रहे हैं, जो बहिष्करण देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो चरण है आपके, यह दोस्तों पोषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें अंतर्ग्रहण वाला जो चरण है इसका संपादन होता है। जब दोस्तों आपका भोजन आपके शरीर में जाता है तो उस स्थिति में जब आपके भोजन का पाचन होता है तो वहाँ पर पाचन वाला चरण का संपादन होता है। और जब दोस्तों आपके भोजन के पाचन हो जाने के बाद जो आपका अपच पदार्थ बचता है, जो वर्ज्य पदार्थ बचता है, जिसका आपके शरीर में बिल्कुल भी पाचन नहीं होता, तो उसे आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वही आपका चरण कहलाता है बहिष्करण। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अपघटन देख रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं होता, यानी पोषण की प्रक्रिया में ये शामिल होने वाला बिल्कुल भी चरण नहीं है। इसीलिए 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपघटन। ठीक, चलते हैं 46 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? तो 46 का भैया आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा? तो दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइपेज। तो मैंने आप लोग को अभी बताया भाई कि वह का मतलब होगा बहू, स का मतलब होगा ससुराल, यानी बहू जब पहली बार ससुराल जाती है तो वो ला जाती है, तो इसी लाजे से क्या बना देंगे? लाइपेज। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो दोहरिया गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ के रखना। ठीक, 47 नंबर में बताया जा रहा है, अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का अस्तर होती है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके 47 का राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि अमाशय की जो भीतरी दीवार होती है उस पर किन कोशिकाओं का अस्तर होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आप एप्थिलियम देख रहे हैं ना, एप्थिलियम, सारा का सारा दोस्तों आपका एप्थिलियम ही होगा। लेकिन इन चारों एप्थिलियम में जो दोस्तों आपका सल्काब, क्यूबाइडल और जो पक्षमल आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि दोस्तों कैसा होगा? वो स्तंभाकार होगा। वो कैसा होगा भाई? स्तंभाकार। तो आप लोग समझ के रखना कि दोस्तों इसमें जो एप्थिलियम कोशिका आएगा वो आएगा स्तंभाकार वाला। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेना। 48 नंबर में बताया जा रहा है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है जय प्रक्रम। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा जय प्रक्रम, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसको क्या करेंगे भाई? सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, 49 नंबर में बताया जा रहा है,
49 नंबर में बताया जा रहा है पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो होती है क्लोरोफिल में, क्योंकि दोस्तों क्लोरोफिल ही आपका एक ऐसा भाग है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बिल्कुल भी रात में नहीं होती, क्योंकि दोस्तों रात में बिल्कुल भी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वो बिल्कुल भी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों रात में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं 50 नंबर में। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है भाई? तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाती है इनामेल। ठीक है, क्या कहलाती है भाई? इनामेल कहलाती है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलते हैं 51 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो दोस्तों देखिए मैंने आप लोग को अभी बताया कि आपका जो श्वास नली है इसकी रक्षा कौन करता है। तो दोस्तों श्वास नली की रक्षा करने वाला जो होता है वो होता है एपिग्लोटिस, और जो एपिग्लोटिस है इसी के कारण जो भोजन है वो बिल्कुल भी श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसे आप लोग सेलेक्ट कर लेना। 52 नंबर में बताया जा रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वो दोस्तों लगभग होती है आपका 8 से 10 मीटर। तो आप लोग 52 का जो सही आंसर है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 से 10 मीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आहार नाल बोल रहे हैं ना, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। तो आहार नाल तो आज से क्या समझेंगे? आज से समझेंगे 8। क्या समझेंगे दोस्तों? तो आज से समझेंगे हम लोग 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये समझ कर रखना कि यहाँ पर जो मात्रक होगा वो दोस्तों बिल्कुल भी सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आहार नाल है वो मुख गुहा से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है, तो यह दोस्तों आपका जाता है मल द्वार तक। तो भैया वो सेंटीमीटर में कैसे हो सकता है? वो तो कहीं ना कहीं आपके सेंटीमीटर से तो बड़ा होगा। तो आप लोग समझ कर रखना कि यह दोस्तों आएगा मीटर में, और आ का मतलब हुआ 8, तक आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह 8 और 10 के बीच में ही होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10 मीटर। ठीक है, आप लोग समझ कर रखना। आगे है 53 नंबर में अमाशय की दीवार में होने वाला घाव जिसे कहा जाता है पेस्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है। तो दोस्तों देखिए इन चारों में से जो आपको गैस्ट्रिक लाइपेज, जो सक्रिय पेप्सिन और जो आप म्यूकस देख पा रहे हैं, इन तीनों की वजह से बिल्कुल भी पेस्टिक अल्सर नहीं होता, बल्कि दोस्तों वो होता है अम्लीय स्राव के कारण। क्योंकि दोस्तों जब आपके अमाशय में अम्ल का जो स्राव है जब वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है तो उस स्थिति में आपके अमाशय की भीतरी दीवारों को सुरक्षा करने वाला जो सलेस्मा होता है वो बिल्कुल भी इसके प्रभाव को कम नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता तो उस स्थिति में अम्ल का स्राव अधिक होने के कारण जो आपके अमाशय की जो भीतरी दीवार होती है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें ऐसा ही घाव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग पेस्टिक अल्सर के नाम से क्या करते हैं, मतलब अल्सर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप लोग समझ के रखना कि 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो अम्ल का स्राव है वो कब होता है? वो दोस्तों तब होता है जब आप लोग समय से खाना नहीं खाते, यानी अगर आप लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि अम्ल का जो स्राव होता है वो दोस्तों अधिक मात्रा में होने लगता है। क्योंकि अम्ल का जो स्राव होता है वो भोजन के पाचन क्रिया होता है और आप अपने शरीर में भोजन दे नहीं रहे हैं। तो जब शरीर में भोजन नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में धीरे धीरे जो अम्ल की मात्रा होगी वो अमाशय में बढ़ती जाएगी। तो उस स्थिति में जो सलेस्मा होगा वो बिल्कुल भी दोस्तों इसके स्राव को कम कर पाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसके कारण ऐसा रोग उत्पन्न होता है। चलते हैं 54 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है ईस्ट किस वर्ग का एक एककोशिकीय जीव है। तो दोस्तों 54 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक वर्ग का। याद रखना भैया, कौन? तो कवक वर्ग का। ठीक है, 55 नंबर में बताया जा रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो दोस्तों हो सकता है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा और जाना होगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक प्रकार का अर्धपारगमय झिल्ली होती है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। बताया जा रहा है 56 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा नहीं है, यानी बिल्कुल भी मांस खाने वाला पौधा नहीं है। तो दोस्तों जो आप एक कलरकिया देख रहे हैं, एलिसम देख रहे हैं, हॉलीहॉक देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों मांस खाने वाले पौधे हैं। लेकिन दोस्तों जो आप ड्रोसेरा देख रहे हैं यह बिल्कुल भी मांस खाने वाला पौधा नहीं है। इसीलिए 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 57 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है छोटी आंत
तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, जो कोलन होता है वो दोस्तों आपके बड़ी आंत का एक भाग होता है। जो आपका रेक्टम होता है यह दोस्तों एक प्रकार का मलाशय होता है। और जो दोस्तों आपका अपेंडिक्स होता है यह एक प्रकार का दोस्तों आपका अवशेषी अंग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोलन, रेक्टम, अपेंडिक्स से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन होगा? तो सिक्कम, यानी छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर जो एक छोटी सी नली होती है उसे हम लोग सिक्कम के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, इसी को अंधनाल भी कहा जाता है। ठीक, 58 नंबर में बताया जा रहा है दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों दांत का जो भाग मसूड़े में धंसा होता है उसे कहा जाता है जड़। कैसे? पेड़ का जो पेड़ होता है, जो पेड़ का जो जड़ होता है वो मिट्टी में धंसा रहता है ना, तो मिट्टी में क्या धंसा रहता है? तो पेड़ का जड़। और सही जो आपका दांत है जब आपके मसूड़े में धंसा है तो दांत का क्या धंसा होगा? तो जड़ धंसा होगा। तो यही क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक ना। 59 नंबर में बताया जा रहा है अमीबा में पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर कहाँ पहुँच जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अमीबा होता है वो एक प्रकार का एकाकोष्ठीय जीव होता है। और जो एकाकोष्ठीय जीव होते हैं उनमें दोस्तों भोजन के पाचन के लिए, भोजन के ग्रहण के लिए बिल्कुल भी कोई खास अंग नहीं होते हैं। तो दोस्तों जब अमीबा में भोजन का पाचन हो जाता है तो उस स्थिति में जो भोजन होता है वो भोजन राजधानी से निकलकर जानते हैं कहाँ पहुँचता है? वो दोस्तों पहुँच जाता है कोशिका द्रव्य में। यानी 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं 60 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का अपघटन किसकी उपस्थिति में संभव हो पाता है? तो दोस्तों देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो जल का अपघटन होता है ना, यह दोस्तों केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही हो पाता है। अगर दोस्तों प्रकाश ना हो तो उस स्थिति में जो जल का अपघटन है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों जल के अपघटन के लिए इस अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को प्रकाश प्रक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कौन होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 का डी। ठीक है, चलते हैं 61 नंबर पर। तो दोस्तों 61 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से काटने वाला दांत कौन है? तो काटने वाला जो दांत होता है वो दोस्तों आपका बाहरी होता है, मतलब स्टार्टिंग है। जैसे ही आप अपना लिप्स खोलोगे ना, लिप्स अपना ओठ खोलिएगा तो ओठ के खोलने के बाद जो आपका दांत दिखाई देता है ना, तो दोस्तों आपका फ्रंट पर, वही क्या कहलाता है? वही दोस्तों आपका काटने वाला दांत कहलाता है। और यहाँ पर जो काटने वाला दांत है वो दोस्तों जानते क्या कहलाता है? वो कहलाता है कृंतक। इसलिए 61 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृंतक। देखिए काटने वाले ना, तो क से कृंतक, क से काटने, समझ के रखना ना, ना ही रदनक होगा, ना ही चौर्नक होगा और ना ही अगर चौर्नक होगा। तो कृंतक क्या करता है? तो ये दोस्तों काटने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक, आगे 62 नंबर। इसमें बताया जा रहा है जब आमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताना। जब आपके आमाशय में जो भोजन है उसका स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उस स्थिति में उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस स्थिति में उसे कहा जाता है कायम। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। चाइल्ड दोस्तों बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि चाइल्ड कहा जाता है छोटी आंत में। जब दोस्तों कायम आपका बहुत ही ज़्यादा तरल हो जाता है छोटी आंत में पचने के बाद, तो उस स्थिति में जो कायम का स्वरूप है वो बदलकर चाइल्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और रुधिर का मतलब होता है रक्त, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। और मल का मतलब होता है वर्ज्य पदार्थ, जो कि दोस्तों आपके शरीर से निष्कासित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन होगा? तो कायम होगा, याद रखना आप लोग। 63 नंबर में बताया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किन कोशिकाओं से होता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव करने वाले जो कोशिकाएं होते हैं वो होते हैं अम्लजन कोशिकाएं। बिल्कुल भी ना होते हैं श्लेष्मा कोशिकाएं और ना ही होते हैं जाइमोजिन कोशिकाएं। तो आप लोग समझ के रखना कौन भाई? तो अम्लजन कोशिकाएं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर में बताया जा रहा है कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है? तो दोस्तों देखिए आपके सामने 4 ठो क्या है, 4 ठो दोस्तों आपके सामने ग्रंथि है। आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो कि पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। तो दोस्तों जानते हो कौन है? वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी 64 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसे आप लोग सेलेक्ट कर लेना। बात करते हैं 65 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है मनुष्य के
आमाशय में भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को कौन नष्ट कर देता है? तो दोस्तों आपके आमाशय में किसका स्राव होता है? तो दोस्तों आपके आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और ये क्या करता है दोस्तों? यह दोस्तों आपके भोजन को पचाने का काम करता है और साथ ही यह दोस्तों जीवाणुनाशक का भी काम करता है। अर्थात आपके भोजन के साथ जब दोस्तों बैक्टीरिया आ जाता है या कोई ऐसे जीव आ जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उन्हें क्या करता है दोस्तों? यह मारने का काम करता है। कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। 66 नंबर में बताया जा रहा है आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित निम्न में से कौन रखता है? तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने वाला जो दोस्तों आपका ग्रंथि होता है वो होता है कौन? तो वो होता है श्लेष्मा। यानी श्लेष्मा ही क्या करता है? आमाशय की दीवार को सुरक्षित बनाए रखता है। यानी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है तो उस स्थिति में जो श्लेष्मा होता है वो आमाशय की दीवार को सुरक्षित बनाए रख पाने में असमर्थ हो जाता है। और जब यह असमर्थ हो जाता है तभी दोस्तों आमाशय की भीतरी दीवार में क्या होता है? दोस्तों अल्सर नाम का जो रोग है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। चलते हैं 67 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग जठर रस का स्राव कितना होता है? तो दोस्तों जठर रस को ही बोलते हैं पाचक रस। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य के आमाशय में जठर रस का जो स्राव होता है वो लगभग प्रतिदिन कितना होता है? तो दोस्तों प्रतिदिन जो स्राव होता है जठर रस का वो होता है आपका लगभग 3 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, देखिए अगर आप लोग को पता नहीं चलेगा कि 3 लीटर होगा कि 5 लीटर होगा कि 7 लीटर होगा कि 11 लीटर होगा, तो देखिए आमाशय में जो अ है तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए कैसे दिखाई दे रहा है? 3 के जैसा दिखाई दे रहा है, 3 के जैसा। तो समझ के रखना 3 लीटर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ लेना भाई, बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। मतलब कॉन्फिडेंस से बता सकते हो कि नहीं 3 लीटर होगा तो होगा तो होगा, ठीक है। ऐसे 68 नंबर में बताया जा रहा है मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई निम्न में से होती है। तो दोस्तों मनुष्य में ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जीवों में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। तो मनुष्य में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? 68 का सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर में बताया जा रहा है अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी ये दोनों नालिका एक दूसरे से मिलकर किस भाग में नली के रूप में खुलती है? तो दोस्तों देखिए जो आपके छोटी आंत का जो पहला भाग होता है जिसे हम लोग ग्रहणी के नाम से जानते हैं, इसी में दोस्तों यह नली के रूप में खुलती है। कौन? अग्नाशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी। यानी ये दोनों मिलकर एक नई नली का निर्माण करते हैं और यही नली ग्रहणी के बीचों बीच एक छिद्र में दोस्तों खुलती हैं, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है। यहाँ पर ग्रहणी में ये खुलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 69 का सही आंसर हो जाएगा। 70 में बताया जा रहा है छोटी आंत में भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है? तो दोस्तों देखिए जो आप पित्त रस देख रहे हैं, जो अग्नाशयी रस देख रहे हैं, जो आंत रस देख रहे हैं, ये सब दोस्तों आपके छोटी आंत का ही सहायता करने वाले रस होते हैं। इसीलिए इन तीनों की सहायता से ही आपके छोटी आंत में भोजन का जो पाचन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाता है। इसलिए 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। 71 नंबर में बताया जा रहा है पित्ताशय से स्रावित पित्त किस रंग का होता है? यानी आपको बताना है कि जो पित्त का कलर होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों जो पित्त का कलर होता है वो ना ही होता है नीला और ना ही होता है दूधिया और ना ही होता है सफ़ेद। वो कैसा होता है? वो होता है हरा। तो 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग हरा ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों हम लोग किस में? तो 72 नंबर में। देखिए इसमें दोस्तों बताया जा रहा है निम्न में से पीले रंग की ग्रंथि होती है। तो दोस्तों पीले रंग की ग्रंथि कौन होती है? तो इन चारों में से जो पीले रंग की ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय। तो 72 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय, ठीक है। दोस्तों देखिए पीला का अंग्रेजी क्या होता है? येलो। तो यहाँ पर अ से बना लेना है येलो। अ से क्या हो जाएगा? अ से येलो, येलो मतलब पीला। और पीले रंग की जो ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय। यकृत बिल्कुल भी दोस्तों जो यकृत का कलर होता है ये जानते कैसा होता है दोस्तों? यह दोस्तों यकृत का जो कलर होता है ये बिल्कुल भी पीला नहीं होता, ठीक ना। ये दोस्तों रक्त के मतलब काफ़ी दोस्तों गाढ़ा होता है, ठीक है, यकृत का कलर।
73 नंबर में बताया जा रहा है चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के किस भाग द्वारा होता है। दोस्तों चाइल के पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो इलियम के जिस भाग द्वारा होता है उस भाग का नाम है बिलाई। ठीक है, यानी बिलाई क्या करता है, यही दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, जिसके फलस्वरूप जो भोजन है आपका जब वो पच जाता है, जब वो अपने सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो यह दोस्तों रुधिर केशिकाओं की सहायता से रुधिर संचार द्वारा आपके शरीर के अलग अलग भागों में चला जाता है। ठीक है, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिलाई। चलते हैं हम लोग 74 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है कोलन के मुख्यतः कितने भाग हैं। तो दोस्तों कोलन के जो मुख्यतः भाग होते हैं वो ऐसे तो 3 ही होते हैं, लेकिन आप लोग 4 समझ के रखना, 4 ही मारना, क्योंकि कोलन के जो मुख्यतः भाग होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ग्रहणी और इलियम की ब्रूनर ग्रंथियों से निकलने वाला रस कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, जो ग्रहणी होता है वो आपके छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है, और जो इलियम होता है यह दोस्तों छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और सबसे लंबा भाग होता है। तो ग्रहणी और इलियम की ब्रूनर ग्रंथियों से निकलने वाला जो रस होता है वो कहलाता है आंद्र रस। क्या कहलाता है, आंद्र रस। तो 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे आप लोग सेलेक्ट कर लेना। ठीक, चलते हैं 76 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है पैरामीशियम का शरीर किस ढका होता है। देखिए यहाँ पर मैं दोस्तों सुधार दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीशियम का शरीर किससे होगा। ठीक है, किससे ढका होता है। तो दोस्तों पैरामीशियम का जो शरीर होता है वो सिलिया से ढका होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिलिया से। आगे है 77 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है एक कोशिकीय जीवों में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीवों में भोजन का जो पाचन होता है वो बिल्कुल भी आमाशय में नहीं होता, और ना ही दोस्तों मुख्य गुहा में होता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में भोजन के पाचन के लिए बिल्कुल भी कोई खास अंग नहीं होते हैं, और ना ही कोई दोस्तों तंत्र होता है। जब अंग नहीं होगा तो तंत्र कहाँ से होगा। तो उस स्थिति में आप लोग ये समझ के रखना कि एक कोशिकीय जीवों में भोजन का जो पाचन होता है वो होता है भोजन राजधानी में, क्योंकि इसी में दोस्तों क्या होता है, भोजन के साथ जल भी होता है, इसीलिए इस भाग को भोजन राजधानी कहा जाता है जिसमें भोजन का पाचन होता है। बात करते हैं 78 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, जो जठर ग्रंथियां होती है वो पाई जाती है दोस्तों आमाशय में। ठीक, तो आपका 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग आमाशय को ही सिलेक्ट करके रखना। आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं 79 नंबर। इसमें बताया जा रहा है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं यानी ऐसी कोशिकाएं जो कि रक्षा करती है। तो दोस्तों जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं वो पादपों में पाई जाती है, यानी पादप में जो आपके पत्ती होती हैं, जो उनका रंध्र होता है, तो रंध्र पर क्या होते हैं, रंध्र पर दोस्तों रक्षी कोशिकाएं होते हैं जो कि क्या करते हैं, रंध्र की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रंध्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलते हैं 80 नंबर पर। ये दोस्तों आपके इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताना। इसमें बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक किस में होती है। तो दोस्तों ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आप लोग बताना कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा, और आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपके 80 का जो सही ऑप्शन है वो कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस वीडियो में आपके जैव प्रक्रम के पोषण वाले भाग से संबंधित कुल 80 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हुए हैं। तो अगर दोस्तों इस वीडियो में बताए गए समस्त कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आपको पसंद आए हैं, वो आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।